हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फ्यूचर प्राइसिंग की कैलकुलेशन को डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फ्यूचर प्राइसिंग क्या होती है। राइट, हमें पता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है। और जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, जो अंडरलाइंग एसेट्स होता है उन पर डिपेंड करती है। मतलब किसी भी डेरिवेटिव्स की वैल्यू उसके एसेट्स पर डिपेंड करती है। राइट, तो इसी तरीके से जो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है इसकी प्राइस किस पर डिपेंड करेगी, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स होगा उसकी जो कॉस्ट होगी उसी पे इसकी प्राइस भी डिपेंड करने वाली है। राइट, लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है कि प्राइस तो उसी पे डिपेंड करेगी जो हमारा एसेट्स है, जिस एसेट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जिस एसेट्स के लिए ये हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो रहे हैं, उसी एसेट्स की वैल्यू पे ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस रहती है। लेकिन ये क्या करती है, ये प्राइस सेम नहीं होती है, बल्कि ये मूव सेम सिंक में करती है। राइट, सेम सिंक में मूव करने का मतलब ये होता है कि सेम डायरेक्शन में मूव करती है। कि अगर एसेट्स की प्राइस में कोई फ्लैक्चुएशन होगा ना, तो जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज होगी। इसका मतलब ये होता है कि वो डायरेक्शन सेम मूव करेगा। अगर फ्यूचर में जो आपका अंडरलाइंग एसेट्स है उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर रही है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की भी प्राइस इंक्रीज़ करेगी। राइट, अगर अंडरलाइंग एसेट्स की वैल्यू या उसकी कॉस्ट डिक्रीज़ करेगी तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है या जो फ्यूचर की प्राइस है, फ्यूचर प्राइस है, वो भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि फ्यूचर प्राइस और जो उसका अंडरलाइंग एसेट्स है दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनकी प्राइसिंग सेम डायरेक्शन में मूव करती है। क्योंकि फ्यूचर प्राइस किस पर डिपेंड करेगी, अंडरलाइंग एसेट्स पे। और क्यों ऐसा, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव है, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव में जो प्राइसेस होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी अंडरलाइंग एसेट्स पे, जिसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया गया होता है। राइट, तो यहाँ पे ये ध्यान है कि अंडरलाइंग प्राइस जो होगी, मतलब जो भी एसेट्स हमारा है वो, और जो हमारी फ्यूचर प्राइस है, वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी पर सेम नहीं होंगी। राइट, मतलब वो डिफ़र करती हैं एक दूसरे से। मतलब अगर मैं कह रही हूँ कि जो एसेट्स है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया उसकी प्राइस 100 है, तो इसका मतलब जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की जो प्राइस होगी वो भी 100 होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सेम प्राइस नहीं होती, प्राइस डिफर करती है, मूवमेंट जो डायरेक्शन है ना वो सेम होगा, सिंक्राइज जो होगा वो सेम होगा। मतलब अगर वो आपके अंडरलाइंग एसेट्स इंक्रीज करेगी तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस भी इंक्रीज करेगी, पर प्राइस में दोनों के डिफरेंस होते हैं। राइट, तो ये जो मार्केट होता है हमारा, जो पूरा ये स्पॉट मार्केट हो गया या जो हमारा फ्यूचर मार्केट जहाँ पे हमारा ये ट्रेड हो रहा होता है, तो वो हमारा हमेशा डिफरेंट प्राइस पे ट्रेड होता है। मतलब क्या हो गया कि उसी एसेट्स की जो स्पॉट प्राइस होगी वो कुछ और होगी और जो फ्यूचर प्राइस होगी वो कुछ और होगी। राइट, तो जब आप किसी फ्यूचर मार्केट में, मतलब जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है जो स्पेसिफिकली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं, जैसे CNX निफ्टी वगैरह में आप कर रहे हैं, या MCX NCDX इन सब में आप हैं, वहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो प्राइस दिखती है वो किसकी दिखेगी, वो फ्यूचर प्राइस दिखती है। राइट, तो जिस रेट पे वो ट्रेड हो रहा होता है उस मार्केट में, वो हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर प्राइस कहलाता है। क्योंकि वो क्या है, फ्यूचर मार्केट के लिए है, फ्यूचर पूरा वो वहाँ पे सिर्फ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड होते हैं। क्लियर है, तो वो हमारा वहाँ पे जो प्राइस होगी वो हमारी फ्यूचर प्राइस कहलाती है। लेकिन वही चीज़ अगर हम नॉर्मल मार्केट में देखते हैं तो वहाँ पे जो प्राइस पे वो ट्रेड हो रहा था वो हमारी स्पॉट प्राइस कहलाती है। मतलब करंट प्राइस जो होती है वो स्पॉट प्राइस होती है, एक नॉर्मल। तो वही वो कह रहा है कि उसी एसेट्स की जो स्पॉट प्राइस होती है, जो अंडरलाइंग एसेट्स की जो प्राइस होती है वो कुछ और होती है, और जो हम इस तरह के मार्केट में उसकी फ्यूचर प्राइस देखते हैं वो कुछ और होती है। दोनों में डिफरेंस होता है। अब इस दोनों के डिफरेंस को, स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस के डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिस या स्प्रेड कहते हैं। राइट, तो याद रखिएगा, स्प्रेड अक्सर यूज़ किया जाता है या बेसिस हमेशा हमारे सामने आता है। तो बेसिस क्या होता है, बेसिस डिफरेंस होता है किस चीज़ का, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है उसकी स्पॉट प्राइस और उसकी फ्यूचर प्राइस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम बेसिस कहते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। राइट, अब ये जो देखिए, ये ध्यान रखिएगा, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस है। तो अब ये जो बेसिस हमारा, ये जो स्प्रेड जिसको हम जनरली कहते हैं, ये हमारा स्प्रेड कैसा हो सकता है, ये हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब ये नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कैसे होता है इसको, और ये कैसे मार्केट में होता है या क्या इसका मतलब होता है, वो चीज़ हम यहाँ पे एक बार कंसाइज वे में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो बेसिस है ये स्प्रेड, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, स्पॉट माइनस फ्यूचर प्राइस। राइट, स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। अब अगर ये नेगेटिव हुआ, बेसिस नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव का क्या मतलब हुआ, नेगेटिव का मतलब तो यही हुआ कि स्पॉट प्राइस क्या है आपकी, कम है, और फ्यूचर प्राइस क्या है आपकी, ज़्यादा है ना, तभी तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। मतलब जैसे कि अगर स्पॉट प्राइस 100 है और फ्यूचर प्राइस जो उसकी उसी एसेट से चल रही है वो कितनी चल रही है, 120, तो कितने से 20 से नेगेटिव आ गया है ना। तो ये आपका स्प्रेड नेगेटिव होता है। अब ये नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है, देखिए, नेगेटिव सिर्फ
क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से नेगेटिव हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल मार्केट में ऐसा ही रन करता है। तो इस तरह का जब रहता है आपका सिनेरियो, स्पॉट माइनस फ्यूचर प्राइस होता है और वो नेगेटिव रहता है, तो इस तरह को हम क्या कहते हैं, इसमें जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स है ना, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये स्पॉट प्राइस और बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर प्राइस आपकी ये दिख रही है तो स्पॉट प्राइस क्या करेगी, और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट राइज करेगा, बढ़ेगा। तो इस तरह के मार्केट को हम क्या कहते हैं, कॉन्टेगो मार्केट कहते हैं, राइट, कॉन्टेगो मार्केट। पर ध्यान रखिएगा, नॉर्मल मार्केट हमारा यही है, नॉर्मल मार्केट में यही होता है हमेशा। जनरली अगर मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो स्पॉट प्राइस कम रहेगी और फ्यूचर प्राइस ज़्यादा रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो होता है, राइट। वहीं पे पॉजिटिव कब होगी, जब हमारी स्पॉट प्राइस क्या होगी, ज़्यादा होगी और फ्यूचर प्राइस कम होगी। मैथमेटिकली आप समझिएगा, तो जब स्पॉट 120 आया, फ्यूचर 100 आ गया, तो वैल्यू कितनी कैसे दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी। तो स्प्रेड कैसा दिखेगा, पॉजिटिव। तो ये वो सिनेरियो होता है जहाँ पे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अभी और नीचे जाएगा, है ना, क्योंकि आपका स्पॉट प्राइस ज़्यादा दिख रहा है और फ्यूचर प्राइस कम दिख रहा है, इसका मतलब मार्केट अभी डाउन जाने वाला है। तो इसको हम कहते हैं बैकवर्डियन या इन्वर्टेड मार्केट कहते हैं, राइट। अब इस तरह का जो होता है, ऐसा सिर्फ सिनेरियो आता है, वहाँ पे ये जो फ्यूचर प्राइस होती है, फ्यूचर प्राइस कम है तो फ्यूचर प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं वो कॉस्ट कैरी के अलावा और भी कई चीज़ें होते हैं, और भी फैक्टर्स होते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर प्राइस कम आ जाती है, राइट। बट जनरली हमारा कैसा होता है, नॉर्मल मार्केट का सिनेरियो होता है। और जब तीसरा हमारा आता है, बेसिस हमारा ज़ीरो हो, मतलब स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस इक्वल हो। अब ये बेसिस जीरो कब अप्रोच करता है, बेसिस जीरो अप्रोच करता है एक्सपायरी पे, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है तो बेसिकली हमारा अप्रोच क्या होता है कि वो जीरो हो जाए, जो हमारा स्पॉट प्राइस है, जो हमारा फ्यूचर प्राइस है, वो हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा क्या कहलाया, बेसिस कहलाया। मतलब हमने क्या कहा कि फ्यूचर प्राइसिंग जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं या फ्यूचर प्राइसिंग की जब हम बात करें तो बात ध्यान में आपको क्या रखनी है कि फ्यूचर प्राइस हमेशा और हमेशा स्पॉट प्राइस से क्या होता है, डिफ़र करता है, उन दोनों में डिफरेंस रहता है। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। क्लियर है, क्योंकि स्पॉट प्राइस या जो हमारा अंडरलाइंग एसेट्स है वो अगर इंक्रीज़ करेगा तो हमारा फ्यूचर प्राइस भी इंक्रीज़ करेगा, वो डिक्रीज़ करेगा तो हमारा फ्यूचर प्राइस भी डिक्रीज़ करेगा। क्लियर है। फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट कैसे करेंगे अभी हमने वो नहीं सीखा, पर फ्यूचर प्राइस का नेचर हम सीख रहे हैं कि फ्यूचर प्राइस होता क्या है। तो फ्यूचर प्राइस के बारे में हमने क्या बात समझी कि ये हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन दोनों ही डिफर करते हैं और इनके डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं या बेसिस कहते हैं। इज इट क्लियर। अब ये जो डिफरेंस अराइज होता है ना, वो एट्रीब्यूटेबल किस चीज़ को होता है, स्पॉट फ्यूचर पैरिटी को होता है, राइट। तो ये जो डिफरेंस होता है हमारा स्पॉट और फ्यूचर प्राइस में, वो कई रीज़न की वजह से होता है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस हमारा आता है, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट रेट हो गया, डिविडेंड हो गया, एक्सपायरी का टाइम हो गया, और भी ऐसे कई फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस आता है। क्लियर है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, स्पॉट फ्यूचर पैरिटी। मतलब यही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमें ध्यान रखना होगा। क्लियर है। तो जो हमारा फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला बनेगा ना, वो जिनकी वजह से भी ये डिफरेंस आता है, ये जो वेरिएबल्स है ना, उन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड कर लेता है अपने में। मतलब हमारा जो फ्यूचर प्राइस होगा वो इन मार्केट वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगा। अगर ये मार्केट वेरिएबल चेंज होंगे तो हमारा फ्यूचर प्राइस भी चेंज होगा। क्योंकि क्या कहा जा रहा है कि बहुत सिंपल समझिए, सिंपली कहा जा रहा है कि फ्यूचर प्राइस हमेशा स्पॉट प्राइस से डिफर करेगी, राइट। फिर बोला क्या जा रहा है कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस जो डिफर करती है ना, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, करेक्ट। तो फिर बोला क्या जा रहा है कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, आप जब फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट करिएगा तो इन वेरिएबल्स को उस फॉर्मूले में इंक्लूड कर लिया जाता है। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि अगर ये वेरिएबल्स चेंज होंगे तो हमारा फ्यूचर प्राइस भी चेंज होगा, है ना। और इन दोनों के डिफरेंस को, फ्यूचर प्राइस और स्पॉट प्राइस के डिफरेंस को ही हमने क्या कहा, स्प्रेड कहा है। क्लियर है। तो यही ये कह रहा है कि मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्राइस जो हमारी होती है वो क्या है, वो सिर्फ इक्वेट करना है, इक्वल करना है। किस चीज़ को इक्वल कर रहे हैं, स्पॉट प्राइस के बराबर हो रहे हैं हम, ये इक्वालिटी करना है। इसीलिए हम कहते हैं कि स्पॉट फ्यूचर पैरिटी को ही हम क्या कहते हैं, फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला कहते हैं। जो बात हमने अभी कही, इस बात को क्लियरली और बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम समझाते हैं आपको, क्योंकि ये बच्चे हमेशा इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूचर पैरिटी क्या है और बेसिस ये स्प्रेड क्या है, क्योंकि दोनों के लिए क्या कहते हैं, ये दोनों डिफरेंस है। तो दोनों के डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, फ्यूचर स्पॉट प्राइस का डिफरेंस ही स्प्रेड कहलाता है और यही हमारा स्पॉट फ्यूचर पैरिटी भी कहला रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका, तो देखिए सिंपल सी बात कहाँ यहाँ पे क्या है
कि बोला जा रहा है कि जब भी आप फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करने जाएंगे ना, तो दिमाग में रखिएगा कि फ्यूचर प्राइस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी। आपके अंडरलाइंग एसेट्स के जिसके लिए आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उसी को तो रिप्रेजेंट करने वाली है, और उसको जो वैल्यू रिप्रेजेंट करती है उसको हम कह रहे हैं स्पॉट प्राइस। तो बट ऑब्वियस सी बात है, आपकी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस तो बराबर होनी चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या है कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस बराबर होती नहीं है, दोनों वेरी करती हैं। ठीक, तो कहा क्या गया कि अगर आपको फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करना है ना, तो आप इस वेरिएशंस को कंसीडर कर लीजिए अपनी। जब आप फ्यूचर प्राइस निकालने जाइए तो जिस भी रीज़न से ये वेरिएशन आ सकती हैं उसको कंसीडर कर लीजिए। अगर आप उसको कंसीडर कर लेंगे तब तो आपकी स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस बराबर हो जाएगी। बोला गया हाँ, तो इसी बात को कहा गया स्पॉट फ्यूचर पैरिटी। मतलब पैरिटी मतलब क्या, इक्वालिटी, कि स्पॉट को फ्यूचर के इक्वल लाइए। जो जिस वैल्यू पे ये दोनों इक्वल आएंगे वो हमारी क्या कहलाती है, फ्यूचर प्राइस कहलाती है, राइट। तो इन्होंने कहा कि इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना होगा। इक्वल लाने के लिए आपको ये जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको स्पॉट प्राइस के साथ कंसीडर कर लीजिए, स्पॉट प्राइस में कंसीडर करिए, और जब स्पॉट प्राइस में आप कंसीडर करेंगे तो अपने आप वैल्यू रिप्रेजेंट करके जो आएगी वो हमारी क्या बन जाएगी, फ्यूचर प्राइस बन जाएगी। क्योंकि इन्हीं वेरिएबल की वजह से तो डिफरेंस आता है, तो इन वेरिएबल को स्पॉट प्राइस में इंक्लूड कर लीजिए। जैसे ही आप इंक्लूड करेंगे तो जो नया वैल्यू आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फ्यूचर प्राइस कहलाएगा। ये हमारा स्पॉट फ्यूचर पैरिटी हो गया, क्लियर है। और यही हमारी फ्यूचर प्राइस कहलाती है, इसी को हम फेयर वैल्यू कहते हैं, यही हमारी इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर। तो स्प्रेड क्या हुआ, स्प्रेड कहता है कि डिफरेंस, हमने जो सोचा था इन वेरिएबल की वजह से जितना डिफरेंस आना चाहिए था उसी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हुए हमारा फ्यूचर प्राइस आ गया। लेकिन जब ये फ्यूचर प्राइस भी वेरी करने लग जाए, जितना आना चाहिए था मार्केट में उतना आ नहीं रहा, उससे ज़्यादा या उससे कम ट्रेड हो रहा है, तो वो उसका डिफरेंस हमारा क्या बन जाता है, स्प्रेड बन जाता है। इज इट क्लियर। तो हमारी अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस हमारी क्या कहलाती है, स्प्रेड। तो अब इस स्प्रेड को ढूंढने के लिए अगेन हम स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, फेयर वैल्यू से ज़्यादा जो भी चल रहा है वो है तो फ्यूचर प्राइस ही ना, पर फेयर वैल्यू होनी कितनी चाहिए थी और चल कितनी रही है। अब जो चल रही है उसको स्पॉट प्राइस से जब डिफर करते हैं तो हमारी स्प्रेड आती है। इस बात को हम अभी बहुत अच्छे से विथ एग्जाम्पल समझेंगे, पर अगर जिनको बात क्लियर हो रही हो तो वो यहाँ पे ये समझ लें कि ये है क्या चीज़। इज इट क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, आपको प्रैक्टिकल एक व्यू दिखाते हैं। देखिए, अगर आप कोट करने जाएंगे ना तो आपको ऐसा ही मार्केट दिखेगा, ऐसे ही आपको कोटेशन दिखती है। जैसे अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स डेरिवेटिव, तो आपने पढ़ा है ना इंडेक्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप क्या है निफ्टी में, CNX निफ्टी में आप कोट कर रहे हैं। अब CNX निफ्टी जो हो गया आपका फ्यूचर मार्केट हो गया। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ पे जो प्राइस दिखेगी, इस वक्त प्राइस क्या दिख रही है, 8854.70, ये आपकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस दिख रही है, ये प्राइस दिख रही है। तो निफ्टी, इंडेक्स निफ्टी में अगर जो भी ट्रेड करने जा रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हैं निफ्टी में, तो इस वक्त उसकी फ्यूचर प्राइस कितनी दिख रही है, 8854.70, ये ट्रेडिंग प्राइस हो गई, करंट में ये दिख रही है। तो यही हमारी फ्यूचर प्राइस कहलाई। हम जनरली जानते हैं क्या कि करंट प्राइस क्या होती है, स्पॉट प्राइस होती है, लेकिन हम किस जगह पे खड़े हैं, हम खड़े हैं फ्यूचर मार्केट के लिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो यहाँ पे जो प्राइस दिख रही है वो हमारी फ्यूचर प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है, क्लियर है। अब इसी जो CNX निफ्टी है उसकी अंडरलाइंग वैल्यू कितनी है, 8845.50 है। इज इट क्लियर, 884.50 है, ये अंडरलाइन वैल्यू हो गई, ये हमारी स्पॉट प्राइस हो गई। और 8854.70 है, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी आपकी फ्यूचर प्राइस हो गई। इज इट क्लियर। और देखिए कैसे दिखता है, सिंबल निफ्टी हो गया, एक्सपायरी डेट आपको दिख रही है ना। फिर आपको देखिए ये पूरा ऑर्डर बुक दिखती है कि आप कितनी क्वांटिटी किस प्राइस पे बाय करना चाह रहे हैं, आप सेल करने के लिए क्या रेट लगा रहे हो, कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे। इस तरह पूरा ऑर्डर बुक आपका ओपन होता है कि आपने कितना ऑर्डर कोट करके रखा हुआ है। इज इट क्लियर। ये पूरा इस तरह से आपका मार्केट दिखती है जब आप इंटर करेंगे मार्केट में, और इस तरह से जब आप अपना कोट करेंगे, डीमैट अकाउंट ओपन करके आप अपना जब कोटिंग शुरू करेंगे, जब ट्रेड करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर होंगे, तो आप इसी तरह से आपके सामने पिक्चर आती है। तो इस तरह से देखिए वैल्यू दिखती है। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पॉट प्राइस हमारी CNX निफ्टी की कितनी दिख रही है, 8845 दिख रही है। वहीं पे CNX निफ्टी जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ट्रेड कितने पे हो रहा है करेंटली, 8854.70 पे। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी आपकी फ्यूचर प्राइस बन जाती है। तो स्प्रेड कितने का जा रहा है, यहाँ पे 9.2% का स्प्रेड जा रहा है। तो देखिए स्प्रेड कैसे दिख रहा है, 8845.5 आपकी स्पॉट प्राइस कम है
और आपकी जो फ्यूचर प्राइस है वो ज़्यादा है। तो नॉर्मल मार्केट में तो यही होता है, स्पॉट प्राइस हमेशा क्या होती है, कम होती है फ्यूचर प्राइस के। दोनों क्या होते हैं, दोनों डिफ़र करते हैं, दोनों प्राइस सेम कभी नहीं होते हैं। हमने क्या पढ़ा कि दोनों प्राइस में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, कुछ वेरिएबल्स की, कुछ जाने पहचाने वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से है, जैसे डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, इन सब की वजह से ये डिफरेंस है। तो अगर हम इस स्पॉट प्राइस में ये वेरिएबल्स जो हैं इनको कंसीडर कर लें और जो प्राइस हमारी आएगी वही हमारी फ्यूचर प्राइस बननी चाहिए। अगर वो फ्यूचर प्राइस हमारी, ये जो फ्यूचर प्राइस दिख रही है 8854, वो नहीं आती है, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो ट्रेड हो रहा है हमारी फेयर वैल्यू से ज़्यादा या कम पर। जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसके हिसाब से हम कंपेयर करके देखेंगे कि ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू, फेयर वैल्यू जो है उससे हमारी फ्यूचर प्राइस कम या ज़्यादा पर ट्रेड हो रही है, ये हमारा निकल के आया। तब हम क्या कहेंगे कि स्प्रेड निकालते हैं। तो 8854 माइनस 8845 हमारा स्प्रेड निकल के आ गया। तो अभी ये जो डिफरेंस हमारा स्प्रेड 9.2 का है, ये सिंपल स्प्रेड है। हमें नहीं पता कि फ्यूचर या स्पॉट फ्यूचर पैरिटी कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है, हमें नहीं पता। वो फेयर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो फेयर वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना, इसी को कहते हैं फ्यूचर प्राइसिंग। यही फ्यूचर प्राइसिंग है और कुछ नहीं। यही थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। आपको बस यही कैलकुलेट करना जानना है कि आखिर ये अगर हम स्पॉट प्राइस में सारे वेरिएबल को कंसीडर कर दे तो प्राइस कितनी होनी चाहिए फ्यूचर में। ये जो होनी चाहिए ना, जो फेयर वैल्यू है ना, वही क्या कहलाती है, फ्यूचर प्राइसिंग कहलाती है। इज़ इट क्लियर? तो इसका फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट होगी वो हम फॉर्मूला करेंगे। क्लियर? तो वो हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने क्या कहा, आपको पता है कि हमको स्पॉट प्राइस में सारे वेरिएबल्स को लेना है। तो स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस RF ब्रैकेट में माइनस D, राइट। अब यहाँ पे इसका मतलब समझिएगा कि स्पॉट प्राइस तो हमें क्लियर है, फ्यूचर प्राइस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब बाकी हमें क्या पता है कि भाई स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का डिफरेंस इन्हीं वेरिएबल्स की वजह से आता है, तो इन्हीं वेरिएबल्स को कंसीडर करना है। ठीक, तो RF क्या हो गया, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट हो गया। RF क्या है, इंटरेस्ट रेट है। सिंपल लैंग्वेज में ये क्या है, एक इंटरेस्ट रेट है। और D क्या है, D डिविडेंड है। यही तो वो वेरिएबल थे जिनकी वजह से क्या आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। तो ये आपका रिस्क फ्री रेट हो गया और D क्या हो गया, आपका डिविडेंड हो गया। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेली सेटल होता है। और जब इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट हमेशा कैसे आता है, साल भर का इंटरेस्ट रेट होता है। जैसे बोला गया 8%, तो 8% क्या साल भर का हो गया, 7% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मतलब क्या 7% साल भर का हो गया। लेकिन यहाँ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा डेली ट्रेड होता है, तो इसीलिए इस इंटरेस्ट रेट को हमको क्या करना होगा, डेली निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला कैसे हम चेंज कर देते हैं, स्पॉट प्राइस हो गई 1 प्लस हो गया, अब ये जो रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट था, RF मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट, ये क्या होता है अभी हम समझा देते हैं आपको। पर ये RF क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट रेट। अब इस इंटरेस्ट रेट को हम डेली निकाल लेंगे, तो x डिवाइडेड बाई 365। अब x वो डेज हो जाएगा आपका और डिवाइड बाई 365, साल भर में 365 दिन होते हैं। अब जो हमारा ये इंटरेस्ट रेट आया ना वो डेली का निकल के आएगा। क्लियर है? अब सेम बाकी माइनस D कर देंगे, डिविडेंड माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे इसकी जो नोटेशन है इसका मतलब समझ लेते हैं। तो RF क्या स्टैंड कर रहा है, रेट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न। अब रेट ऑफ रिस्क फ्री रिटर्न क्या होता है, पहले ये समझिएगा। देखिए, आप स्टॉक मार्केट में डील करने जा रहे हैं, आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डील कर रहे हैं, आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है या जो अर्निंग है वो फ्लैक्चुएट करती है, फिक्स कुछ भी नहीं है। यहाँ जितना रिस्क लेंगे उतनी अर्निंग होगी। इज इट क्लियर? अब कुछ ऐसा भी तो मार्केट है जहाँ पे रिस्क कोई नहीं है, ज़ीरो रिस्क है, पर रिटर्न आपका फिक्स है कि रिटर्न आपको इतना मिलेगा। जैसे कौन सा, जैसे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ हो गई, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, वहाँ पे क्या होता है, कोई रिस्क है नहीं। हमको पता है कि अगर हमने गवर्नमेंट का ख़रीदा है, गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल खरीद लिए, तो अब हमको उस पर जितना इंटरेस्ट रेट मिलना है उतना मिलेगा ही मिलेगा, कोई रिस्क नहीं है, हमारा पैसा बिल्कुल सेफ़ है और उतना इंटरेस्ट भी हम कमाएंगे। तो इस तरह के इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट या रिस्क फ्री रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बिना रिस्क लिए इतना तो कमाएंगे ही कमाएंगे, इतना इंटरेस्ट तो कमाएंगे ही कमाएंगे। तो RF हमारा वो रेट होता है जो हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हमें ऑफ़र कर रही होती हैं। क्लियर है? वो हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब x क्या होता है, x मतलब वो नंबर ऑफ़ डेज़ जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, जिस दिन के लिए आपने कोट किया है ना, वो एक्सपायरी डेट,
उस डेट से कितना दिन बचा हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्ट को। जैसे हमने मान लीजिए कि आज 1 तारीख है, सपोज करिए 1 आज है और हमने कोटिंग की है 10 तारीख के लिए, तो ये 10 डेज़ है ना, तो ये बीच के जो इतने पूरे डेज़ हुए ना रिमेनिंग है ना अभी, तो जितने डेज़ रिमेनिंग होते हैं एक्सपायर होने के कॉन्ट्रैक्ट, 10th को कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा ना, तो 10 से पहले जितने भी डेज़ हमारे हैं वो डेज़ हमारे क्या डिनोट करेंगे, एक्स, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितने दिन के लिए, उतने ही दिन के लिए ना जितने दिन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जिस दिन एक्सपायर हो उस दिन तो इंटरेस्ट खत्म, उस दिन तो कोई मतलब नहीं। तो हम ये फ्यूचर प्राइस जब निकालने जा रहे हैं तो इन फैक्टर्स को कंसीडर कर रहे हैं कि भाई अगर तुम रिटर्न कमाते तो इतने ही दिन के लिए तो कमाते जितने दिन का तुम्हारा क्या है कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए रिमेनिंग डेज। और डी हमारा क्या डिनोट करता है, डिविडेंड। अब डिविडेंड कब तक के लिए, जितने दिन का आपका है कॉन्ट्रैक्ट, जितने दिन एक्सपायर नहीं करे उतने दिन के लिए जो अगर डिविडेंड आपको मिल रहा है, उस दिन में अगर कोई डिविडेंड मिलने वाला है तो सिर्फ हम वो डिविडेंड लिखेंगे, अगर डिविडेंड नहीं मिला तो फिर डिविडेंड 0 जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाता है, फ्यूचर प्राइस। इसके बेसिस पे हम इस फॉर्मूले से हम फ्यूचर प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो फ्यूचर प्राइस ही क्या कहलाती है, फेयर वैल्यू कहलाती है। याद रखिएगा, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू यही कहलाती है, राइट। हम यही निकालते हैं कि यही फेयर वैल्यू है। इस स्पॉट प्राइस से वेरी करेगा हमको पता है, लेकिन स्पॉट प्राइस से वेरी कितना करना चाहिए, कितना इसकी वैल्यू होनी चाहिए, वो हमारी फ्यूचर प्राइसिंग हमको बताने वाली है, राइट। अब ट्रेड कितने पे हो रहा है वो एक अलग बात हो गई, क्लियर है। अब जब हम उससे स्पॉट का डिफरेंस देखेंगे तो हम कहते हैं कि ये स्प्रेड है, इतना से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए हमारी फेयर वैल्यू है, क्लियर है। तो इफ़ स्टॉक ट्रेडेड हायर और बिलो दिस प्राइस देन देयर इज़ अ स्प्रेड। अगर जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा या कम ट्रेड कर रही है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे स्प्रेड है और ज़्यादा का स्प्रेड है। इज़ इट क्लियर। तो नॉर्मल जो होना चाहिए उससे ज़्यादा का स्प्रेड है। अब हम क्या करते हैं, इसी बात को एक न्यूमेरिकल से पूरा समझते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, उससे हम इस पूरे प्रोसीजर को समझते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि एक स्टॉक आप ABC कंपनी का ले रहे हैं जिसकी स्पॉट प्राइस है कितनी, 2000 की। मतलब आप एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में गए हैं, आप स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं ABC कंपनी का, ठीक है। और वहाँ पे जो इनकी स्पॉट प्राइस है कितनी है, 2000 की। रिस्क फ्री रिटर्न जो चल रहा है वो 7% का, मतलब गवर्नमेंट कितना ऑफर करती है, 7% का इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। आपके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करने में 23 डेज़ रिमेनिंग है और कंपनी ने इन 23 डेज़ के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है जो पे करेगी 2 रुपये का, क्लियर है। तो आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने से पहले ही आपको ये 2 रुपये मिले जाएंगे। अब आपको बताना है कि इसकी फ्यूचर प्राइस कितनी होगी। स्पॉट तो इतना है 2000, अब आप फ्यूचर मार्केट में अगर इसको देख रहे हैं तो इसकी फ्यूचर प्राइस कितनी ट्रेड होनी चाहिए। आपको फेयर प्राइस बनानी, फ्यूचर प्राइस मतलब क्या, फेयर प्राइस, आपको वो कैलकुलेट करनी होगी, राइट। तो फ्यूचर प्राइस कितनी होनी चाहिए, ठीक। तो हमें पता है RF 7% हो गया, स्पॉट प्राइस हमें 2000 पता है, एक्सपायर होने से पहले दिन कितने बचे हैं, 23 दिन बचे हैं, डिविडेंड कितना है, 2 है। तो अब बस हमको क्या कर देना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है, राइट। ये इन्फॉर्मेशन हमारे सामने है तो हमारा कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपने एक कैलकुलेशन कर ली तो पूरे न्यूमेरिकल में, इस पूरे इक्वेशन में आप फंसेंगे नहीं, अदरवाइज़ वो इक्वेशन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे और गलत आंसर आएगा। तो इक्वेशन को ईजी तरीके से सॉल्व करने का जो चीज़ है ना, वो क्या है, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। RF है इंटरेस्ट रेट, सारी प्रॉब्लम इसी इंटरेस्ट रेट के साथ है। अगर आप ये सॉल्व कर ले जाते तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। आपको पता है 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो 7% को हम पहले फैक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फैक्टर में कन्वर्ट करने का क्या मतलब हुआ कि 7 डिवाइड बाई 100 कर दिए तो 0.07 आ गया है ना, हम डेसिमल में इसको ले लिए, ठीक। परसेंटेज का साइन अब हट जाएगा, हम इस तरह इसकी वैल्यू में इसको काम करेंगे, पहली बात तो। अब ये 0.07 तो है, लेकिन हमको डेज़, क्योंकि यहाँ डेली सेटलमेंट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, डेली सेटलमेंट होता है, तो हमको जितने दिन बचे हैं उसके लिए कैलकुलेट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, 0.07 को 23 डिवाइड बाई 365 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 0.00441, राइट। यही हमारे वैल्यू है। इसी वैल्यू पे अगर हम काम करें तो मेरा सारा चीज़ कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। क्योंकि इसको करने के बाद फॉर्मूले पुट कर देना है, आपको इजी हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक नॉर्मल फॉर्मूले से देखते हैं, जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है उस फॉर्मूले से वैल्यू पुट करते हुए आपको कैलकुलेशन दिखाते हैं और फिर हम आपको सिंपल तरीका भी दिखा देंगे, राइट। तो फ्यूचर प्राइस के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया भाई, स्पॉट प्राइस पकड़िए आप 1 प्लस जो आपका रिटर्न है, रिस्क फ्री रिटर्न है, उसमें आप मल्टीप्लाई करिए डेज से, ठीक है। डेज के हिसाब से उसकी वैल्यू निकालिए, फिर उसके बाद आप उस टोटल में से सब कुछ करने के बाद डिविडेंड को लेस कर दीजिए। तो चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो स्पॉट प्राइस 2000 हो गई, 1 हो गया, रिस्क फ्री रिटर्न को परसेंटेज में नहीं रख रहे हैं तो हम 0.07 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, 23 डिवाइड बाई 365 कर दिया, ठीक।
अब उसके बाद -2 हो गया। अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे ये सीख लीजिए, ठीक है। वो तो हमने शॉर्टकट बताया है कि RF सॉल्व कर लीजिए, सारा क्वेश्चन सॉल्व है। लेकिन अब आप ऐसे समझिएगा कि अगर हम इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करते तो कैसे सॉल्व होगा। तो अब क्या करेंगे, 2000 हो गया हमारा। अब सबसे पहले हम 23/365 को सॉल्व कर दिए, तो कितना आया 0.063। फिर अब हम क्या करेंगे, 0.07 को 0.063 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे रिस्क फ्री रिटर्न का एक्चुअल रेट आ जाएगा, और वो हमारा कितना हो जाएगा, 0.00441 आ जाएगा, राइट। अब हम इस वैल्यू को 1 में प्लस कर देंगे, राइट। उसके बाद हम इसको 2000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 1.00441, इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे एंड जो वैल्यू आएगी उसमें से हम 2 लेस कर देंगे, जो कि हमारा डिविडेंड अमाउंट है। तो दोनों को 2000 को 1.0041 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2008.82, और इसमें से 2 रुपये का जो डिविडेंड है जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है उसको हम डिडक्ट कर देंगे। तो हमारा आंसर आ जा रहा है 2006.82। ये 2006.82 हमारी क्या है, फ्यूचर प्राइस है। क्लियर है। तो फ्यूचर प्राइस कितनी होनी चाहिए, 2006.82 होनी चाहिए। स्पॉट प्राइस कितनी थी, 2000 थी। इसका मतलब कि जब सारे वेरिएबल्स को, ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट है या हमारा डिविडेंड है, इन सारे वेरिएबल्स का इम्पैक्ट हम स्पॉट प्राइस पे लेते हैं तो हमारी फ्यूचर प्राइस आइडियली 2006.82 होनी चाहिए, जो कि 6.82 से हायर होनी चाहिए, मतलब इतने का वेरिएशन आना चाहिए। क्लियर है। ये हमारी फ्यूचर प्राइसिंग हो गई, फेयर वैल्यू हमारी इतनी हो गई, ठीक। अब इसी चीज़ को अगर हम शॉर्टेड तरीके से करते हैं, जैसे हमने अभी बताया था कि अगर ये x/365 मतलब रिस्क फ्री रिटर्न को हम पहले ही कैलकुलेट कर ले, जो कि हमने यहाँ पे कर रख के दिखाया आपको, तो फिर सिर्फ हमें उसमें पुट करना होगा, फॉर्मूले पे पुट करना होगा, और हमारा बहुत इजी तरीके से ये कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो स्पॉट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 1 + RF और होल माइनस डी, मतलब डिविडेंड आपका। तो आपको पता है कि 1 + RF कैसे निकालना है, डेज में निकालना है। डेज में हमने निकाल लिया है, बस हमें वैल्यू पुट करती जानी है। तो 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 + 0.00441 और -2, राइट। फिर हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2008.82 -2 और 2006.82 हमारा आंसर आ गया। लेकिन एग्जाम में अच्छा रहता है कि आप उसको एक एक स्टेप करके दिखाएं, तो ज़्यादा क्लैरिटी आती है। तो इसीलिए ये जो RF है यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो रहा कि रिस्क फ्री रिटर्न तो हमारा साल भर का होता है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे होगा, इसलिए हमें डेज बताना पड़ता है। पर कैलकुलेशन ईजी आप ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ तक सॉल्व कर लीजिए, अपना आप तुरंत इसको सॉल्व करके आंसर दे दीजिए। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन। फ्यूचर प्राइस तो हमने निकाल लिया, पर हम फ्यूचर प्राइस निकाले तो इसका मतलब क्या, आगे करना क्या। अगर हम ट्रेडिंग करने जाते हैं तो हमें ट्रेडिंग करने का क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे समझिएगा, हम इसका इंटरप्रिटेशन सीखते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा कि जो हमारी इस ABC कंपनी की स्टॉक है जिसमें हम फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं, इसकी जो फ्यूचर प्राइस है वो 2006.82 के इन एंड अराउंड होनी चाहिए। इसका मतलब 2006.92 हो जाए, 2006.52 हो जाए, या 2005.95 हो जाए, मतलब इन एंड अराउंड इसी प्राइस के आगे पीछे होनी चाहिए। क्लियर है। क्योंकि ये हमारी आइडल वैल्यू निकल गई, हमारी स्पॉट फ्यूचर पैरिटी निकल गई, हमारी फेयर वैल्यू, थ्योरेटिकल फेयर वैल्यू निकल गई। यही हमारी फ्यूचर प्राइस होनी चाहिए। क्लियर है। अब जब हम ट्रेड करने गए, जैसे हमने आपको उस स्नैप में जो हमने लिया था, जब आप कोट करने जाते हो फ्यूचर प्राइस का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे जब हमने ऐसे ट्रेड करने गए तो मानते हैं कि वहाँ पे जो हमारा प्राइस दिख रहा है वो डिफरेंट दिख रहा है, मतलब 2006.82 नहीं दिख रहा है। होना कितना चाहिए था, इतना, पर दिख इतना नहीं रहा है। तो हम एग्जांपल के लिए कहते हैं कि मान लीजिए वो 2018.82 दिख रहा है, प्राइस हमारी इतनी कोट हुई है। तो हमें पता है कि आइडियली हमारा डिफरेंस कितना होना चाहिए था, 6.82 का होना चाहिए था। आइडियली अगर हम सारे वेरिएबल्स, जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, उनको स्पॉट प्राइस पे इम्पैक्ट करते तो उसकी वजह से हमारा फ्यूचर प्राइस स्पॉट प्राइस से कितना वेरी करना चाहिए था, 6.82 से वेरी करना चाहिए था, इतने का डिफरेंस होना चाहिए था। लेकिन हमारा डिफरेंस तो इससे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि 2018 दिख रही है प्राइस, तो हमारा डिफरेंस भी क्या हो गया, इससे ज़्यादा का हो गया है। तो इसका मतलब कि इन वेरिएबल्स के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो इस पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। तो मार्केट इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से ये जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, इंक्रीज़ कर गया है। तो हमारा जो स्प्रेड है वो कितना हो गया है, 18.82 का हो गया, 18.82 का पॉइंट का हमारा स्प्रेड हो गया है। 2000 हमारा स्पॉट प्राइस हो गई और हमारा फ्यूचर प्राइस कितना हो गया, ठीक, ये हमारा चल रहा है। होना कितना चाहिए था वो अलग है, और हमारा दिख कितना रहा उसके हिसाब से हमारा स्प्रेड निकल गया 18.82। हमें अब ये समझ में आ चुका है कि अब ये हमारा नॉर्मल नहीं है, जितना होना चाहिए था आइडियली, जितना डिफरेंस होना चाहिए था उतना डिफरेंस नहीं है, उससे ज़्यादा हो चुका है। तो जब हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारी
जो जो हम नॉर्मल ट्रेड हो रहा है उससे अबव है, मतलब हमारी फ्यूचर प्राइस जितनी होनी चाहिए थी और जो ट्रेडिंग प्राइस हमें दिख रही है, फ्यूचर प्राइस ट्रेडिंग जो हो रही है वो उससे अबव दिख रही है, उस फेयर वैल्यू से ज़्यादा दिख रही है करंट में। तो इसका क्या मतलब निकलता है? तो इट मीन्स क्या, इट मीन्स हमारा कि जो फ्यूचर मार्केट प्राइस है वो हमारी कैसी एक्सपेंसिव है, फेयर वैल्यू से एक्सपेंसिव है। इज इट क्लियर? क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या है हमारी, ज़्यादा दिख रही है, जितनी दिखनी चाहिए तो उससे ज़्यादा दिख रही है। इट मीन्स ये क्या दिख रही है, एक्सपेंसिव दिख रही है। आप नहीं कहते हो कि मिलनी चाहिए तो ये चीज़ इतने में मिल रही है, इतने में ये तो महंगी मिल रही है। सेम यही है, होना इसका प्राइस इतना चाहिए था 2006.82 और प्राइस दिख रहा है कितना 2018.82, तो ये क्या है, एक्सपेंसिव है, फेयर वैल्यू एक्सपेंसिव है, राइट। या हम इस तरह कह सकते हैं कि स्पॉट इज ट्रेडिंग चीपर विद द रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर, या स्पॉट प्राइस सस्ता दिख रहा है आपका, 2000 स्पॉट प्राइस नहीं होना चाहिए, फ्यूचर के कंपेयर में स्पॉट प्राइस कैसा है, सस्ता है। हम दोनों में से कोई भी प्रॉस्पेक्ट समझ सकते हैं। तो हमारे थंब रूल के हिसाब से अब हम प्रैक्टिकली अगर करने आए तो हमारा रूल क्या कहता है, हमारा रूल कहता है भाई सस्ते में सामान को खरीदो और महंगे में बेच दो, क्योंकि महंगे में बेचोगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, एबीसी के स्टॉक्स को फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा दिख रही है ना, तो वहाँ पे हमें सेल करना चाहिए। और साइमल्टेनियसली हमको स्पॉट मार्केट में जाके, जहाँ पे करंट में इसकी प्राइसेस दिखती हैं, करंट में जिसका प्राइस चल रहा है जिस मार्केट में, वहाँ पे जाके इसको खरीदने के लिए कोट कर देना चाहिए। तो यहाँ तो सेल करना चाहिए फ्यूचर मार्केट में और स्पॉट मार्केट में इसको परचेज करना चाहिए। तो मतलब आपको क्या, एबीसी को खरीदो 2000 पे, क्योंकि स्पॉट प्राइस 2000 चल रही है, 2000 पे खरीद लो और तुरंत ही फ्यूचर मार्केट में इसको 2018 पे सेल कर दो, तो आपने प्रॉफिट कमा लिया, राइट। ये मतलब होता है फ्यूचर प्राइसिंग। हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकें, हम एज्यूम कर सकें कि हमें आगे क्या करना है। फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर प्राइस जो हमारी दिख रही है वो सही दिख रही है कि एक्सपेंसिव दिख रही है कि कैसी दिख रही है, स्प्रेड ज़्यादा है, होना कितना चाहिए तो उससे ज़्यादा है, क्या है, ये चीज़ें हमें ये बताता है। तो इसीलिए हम फ्यूचर प्राइसिंग कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको फ्यूचर प्राइसिंग कैलकुलेट करना आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।